प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद के जीवन इतिहास से आपका परिचय करवाऊंगा। स्वामी विवेकानंद भारत में एक महान राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतक के रूप में विख्यात रहे। तो आइए आज हम स्वामी विवेकानंद के जन्म, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन इत्यादि के बारे में गहराई से डिस्कस करते हैं। स्वामी विवेकानंद का परिवार एवं उसके बचपन के बारे में। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता नगर में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनका परिवार हिंदू कायस्थ जाति से संबंध रखता था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ की माताजी शैव उपासक थी, इसलिए उन्होंने पुत्र का नाम भी पहले वीरेश्वर रखा, जो बाद में नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद में बदल गया। स्वामी विवेकानंद का घरेलू नाम बिल्ले था। नरेंद्रनाथ का परिवार उच्च शिक्षित था। उनके दादाजी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्रनाथ के पिताजी ने भी वकालत को आजीविका के रूप में अपनाया। वकील होने के साथ साथ उनके पिताजी की धर्म ग्रंथों में रुचि थी। उनके पिताजी मुस्लिम धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। उनको बाइबल का भी अच्छा ज्ञान था। वह एक मिलनसार और आधुनिकता में जीने वाला व्यक्ति था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक विशुद्ध धार्मिक स्त्री थी। उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथ यथा रामायण, महाभारत, गीता का गहन अध्ययन किया। नरेंद्रनाथ को अपने पिताजी व माताजी से कई प्रकार की प्रेरणाएं मिली। नरेंद्रनाथ को कहानी सुनने का बहुत ही शौक था। उनकी माता उन्हें अनेक प्रकार की धार्मिक कहानियाँ सुनाती थी, जिसे आगे चलकर नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद में परिवर्तित हो गए। बचपन में नरेंद्रनाथ एक शरारती लड़का था। उसके बड़े भाई और उसकी बहन उसके शरारत से तंग आकर उसके आगे पीछे दौड़ती थी। तो स्वामी विवेकानंद का ये बचपन था। इसके बाद जब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने घर पर ही रह करके उनके पिताजी के द्वारा अध्ययन करवाया गया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उन्हें भेजा गया। वहाँ उनके अध्यापक उनकी बुद्धिमत्ता व ज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। नरेंद्रनाथ एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं था, बल्कि एक अच्छा खिलाड़ी भी था। 14 वर्ष की आयु में नरेंद्रनाथ का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया। 1877 में वे अपने पिताजी के पास रायपुर मध्य प्रदेश चले गए। रायपुर में उस समय कोई स्कूल नहीं था। उनके पिताजी ने घर पर ही इतिहास, दर्शन और साहित्य की पुस्तकों का अध्ययन करवाया। विश्वनाथ के घर पर लोग सीखने के लिए आते थे। विश्वनाथ अपने घर पर लोगों के साथ अनेक विषयों पर चर्चा करते थे। इससे नरेंद्रनाथ को काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। नरेंद्रनाथ रायपुर में 2 वर्ष रहे। उसके बाद नरेंद्रनाथ रायपुर से कलकत्ता वापस आ गए। वहाँ उन्होंने एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। नरेंद्रनाथ शारीरिक रूप से मजबूत था, क्योंकि वह नियमित रूप से शारीरिक अभ्यास करते थे।
नरेंद्र नाथ कुश्ती का अच्छा खिलाड़ी था, एक अच्छा घुड़सवार भी रही हैं वो। परीक्षाओं से 2 या 3 महीने पहले ही वो पुस्तकों का अध्ययन करते थे, बाकी समय अपनी पसंद की अन्य पुस्तकें पढ़ते थे। स्कूली एजुकेशन प्राप्त होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में FA कक्षा में प्रवेश लिया। इस समय उनकी आयु 18 वर्ष थी। कॉलेज में नरेंद्र के अनेक घनिष्ठ मित्र थे जो उनकी बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रभावित थे। नरेंद्र की संगीत में गहरी रुचि थी और वो तबला बजाते थे। नरेंद्र की बुद्धि बहुत तेज थी और जल्दी ही कठिन विषयों को वो समझ लेते थे। उन्होंने उस समय शैली की कविताएं, हेगल का दर्शन और फ्रेंच क्रांति के बारे में गहराई से अध्ययन किया। नरेंद्र नाथ संस्कृत काव्य, उपनिषद और राममोहन राय की रचनाओं में भी गहरी रुचि लेते थे। जनरल असेंबली के प्राचार्य विलियम हेस्टी एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन वह भी नरेंद्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। नरेंद्र ने अपने पिता के आधुनिक विचारों से प्रेरणा ग्रहण करके आदि ब्रह्म समाज की सदस्यता ली। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थी। जब भी अध्ययन से मुक्ति मिलती तो ध्यान और पूजा में अपना समय खर्च करते। नरेंद्र नाथ का एक प्रकार से धार्मिक जीवन में प्रवेश करना। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ ने अपने पुत्र की शादी करने का निश्चय किया, लेकिन नरेंद्र ने शादी से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि शादी उनके उद्देश्य प्राप्ति में रुकावट डालेगी। उनके संबंधी रामचंद्र दत्त ने नरेंद्र को कहा कि अगर तुम्हें वास्तव में शादी नहीं करनी तो ब्रह्म समाज में समय की बर्बादी न करें। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास जाना चाहिए। जब वे रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने नरेंद्र से कहा, मैं जानता हूँ कि आप सप्तऋषि हो, आप नारायण के अंश हो। उसने मानवता को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। He said, I know, my lord, you are one of the 7 rishis. You are that ancient rishi Nar, a part of Narayana, who had incarnated himself this time to remove the misery of suffering of humanity. उनके गुरु ने नरेंद्र नाथ को कहा कि संसार में आपको जो है एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके यहाँ दुनिया के कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है। रामकृष्ण परमहंस के 25 शिष्य थे, लेकिन उनमें नरेंद्र का नाम सर्वोपरि था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी ऊर्जा नरेंद्र नाथ को अपने लक्ष्य के रूप ढालने में लगा दी। श्री परमहंस का अपने शिष्य नरेंद्र के प्रति गहरा स्नेह था। वह लंबे समय तक अपने शिष्य को नरेंद्र को देखे बिना चैन से नहीं रह सकते थे। उनको अपने शिष्य से मिलने की हमेशा बेचैनी रहती थी। गुरु और शिष्य जब मिलते तो आध्यात्मिक मुद्दों पर खूब वाद विवाद होता। नरेंद्र अपने गुरु के सानिध्य को पाने के लिए कई बार दक्षिणेश्वर की यात्रा करते। इसी दौरान उन्होंने BA पास की और नरेंद्र का लक्ष्य सत्य को जानना और राष्ट्र तथा मानव की भलाई के लिए कार्य करना था। वह पश्चिम के विद्वान हैमिल्टन के दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित हुए। नरेंद्र के पिताजी चाहते थे कि वह रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से मुक्त होकर आजीविका के लिए वकालत शुरू करे। वह यह भी चाहते थे कि नरेंद्र विवाह करके घर की जिम्मेदारियां संभाल लें। नरेंद्र नाथ और उनके गुरु का आपस में गहरा संबंध था। नरेंद्र के पिताजी कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस का दिमाग कठोर शारीरिक अभ्यास के कारण खंडित हो गया है, इसलिए तुम्हें रामकृष्ण का सानिध्य छोड़ देना चाहिए। नरेंद्र ने कुछ समय बाद दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुजी, क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस प्रश्न का सहज ही उत्तर दिया, हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है। मैंने परमात्मा को बहुत अच्छे से देखा है।
और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। अपने इस प्रश्न का उत्तर पाकर नरेंद्र ने मन से श्री कृष्ण को अपना रामकृष्ण को अपना गुरु धारण कर लिया। जब नरेंद्र अपने गुरु के पास गए तो गुरु जी ने अपने परम स्नेही शिष्य को देखकर वे पूरी तरह से भाव विभोर हो गए और श्री रामकृष्ण ने उनको कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम इस संसार में माँ का कार्य पूरा करने के लिए हो, तुम संसारी जीवन नहीं जियोगे। श्री राधा कृष्ण said, I know you have come to this world for mother's work. You can never live a world life. नरेंद्र नाथ जो है धीरे धीरे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की जो माँ काली के रूप में पूजा करते थे, उनके बारे में भी उनका गहरा विश्वास दिखाई देने लगा। नरेंद्र आरंभ में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, लेकिन बाद में माँ काली के मंदिर में जाने से मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे। जून 1900 को उन्होंने मिस मैरी हर्ले को माँ काली के बारे में पत्र लिखा। कुछ समय पश्चात मेट्रोपॉलिटन स्कूल की एक शाखा चंपाताला क्षेत्र में खोली गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्तुति पर उसे स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त किया गया। इस प्रकार से नरेंद्र के परिवार के लिए आर्थिक प्रबंध की समस्या समाप्त हो गई। 1885 में रामकृष्ण गले के कैंसर से पीड़ित हो गई। उनके शिष्यों ने काशीपुर में उनकी खूब सेवा की। 15 अगस्त 1886 को उन्होंने नश्वर शरीर को त्याग दिया। रामकृष्ण संघ का नेतृत्व के रूप में नरेंद्र नाथ ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 23-24 वर्ष की आयु में 1886 में नरेंद्र अपने गुरु के मठ में रहने लगा। वह पारिवारिक चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो गया। अपनी माँ गुरु जी की विधवा के रूप में जो थी, आशीर्वाद लेकर नरेंद्र ने देश की तीर्थ यात्रा शुरू की। 1886 में वे अपने एक साथी के साथ बारानगर छोड़कर काशी पहुँचे। द्वारकादास आश्रम में भी वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया। वहीं नरेंद्र ने ध्यान समाधि शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद वाराणसी में उन्होंने स्वामी भास्करानंद के आश्रम की यात्रा की, लेकिन भास्करानंद द्वारा अपने गुरु जी की आलोचना करने पर उन्होंने यह आश्रम छोड़ना उचित समझा। 1988 में उन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। वृंदावन में उन्होंने भंगियों और चमारों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं जाननी और समाज में फैली कुरीतियों जैसे छुआछूत की बड़ी निंदा की। उसके बाद वृंदावन से नरेंद्र विवेकानंद हाथरस गए। वहाँ उन्होंने शरद चंद्र गुप्ता के साथ कुछ समय बिताया। शरद चंद्र स्वामी विवेकानंद का पहला शिष्य बना और स्वामी विवेकानंद ने उसे स्वामी सदानंद का नाम दिया। बाद में स्वामी सदानंद ने अमेरिका जाकर वेदांत दर्शन का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने बारानगर मठ में रहकर वेदांत, पाणिनि की व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने उपनिषदों और शंकर भाष्य का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने अपनी मानसिक उलझनों को दूर करने के लिए कई बार प्रभादास मित्र को भी पत्र लिखे। अब स्वामी विवेकानंद ने धीरे धीरे जो है देश का भ्रमण करना शुरू कर दिया। फरवरी 1889 में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण की जन्मस्थली कामरपुकुर की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने हिमालय क्षेत्र की यात्रा की। 6-7 महीनों तक पर्वतों की सुंदरता का उन्होंने आनंद लिया। उसके बाद उन्होंने कन्याकुमारी का रुख किया। मार्च 1891 में उन्होंने अलवर से यात्रा शुरू करके 1892 के अंत तक भारत के आखिरी क्षेत्र कन्याकुमारी तक भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत से धार्मिक स्थानों व अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से
उनके अनुभव साझा किए। उन्होंने न केवल गरीबों की झोंपड़ियों बल्कि राजाओं और नवाबों के महलों में ठहरने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। यहाँ तक कि उन्होंने चारों ओर अपराधियों के साथ रहकर भी काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। 1892 में स्वामी विवेकानंद पुणे में बाल गंगाधर तिलक से मिले। दोनों ने निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद धार्मिक क्षेत्र में जनता को जागरूक करेंगे और तिलक राजनीतिक क्षेत्र में। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश के भ्रमण के दौरान देखा कि कुछ लोग बहुत ही गरीब और फटे हाल हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। दूसरी तरफ बहुत अमीर व्यक्ति भी है जो हमेशा गरीबों का शोषण करके इस पृथ्वी का सुख भोग रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने अमीर और गरीब के इस अंतर को पूरी तरह से अनुभव किया और लोगों से आह्वान किया कि वो गरीबों के पिछड़ों की मदद करें। इसके बाद स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेते हैं। 31 मई 1893 को बम्बई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। श्रीलंका, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, कैंटन और नागासाकी होते मध्य जुलाई में वे शिकागो पहुंचे। अमेरिका में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद वह धर्म संसद के सूचना कार्यालय पहुंचे। सूचना कार्यालय में उन्हें बताया गया कि धर्म संसद सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगी और उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि को अमेरिका नाम की या किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा संस्तुति आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने प्रतिनिधि के नाम की संस्तुति के लिए इधर उधर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं है। जब वे रेलगाड़ी में बोस्टन जा रहे थे तो मैसाचुसेट्स नगर की एक अमेरिकन अमीर महिला से उनका मिलन हुआ। वह स्त्री स्वामी जी को अपने घर ले गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. राइट से उनका परिचय करवाया। प्रोफेसर राइट स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने प्रतिनिधियों की चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बरो से उनका परिचय करवाया। प्रोफेसर राइट ने डॉक्टर बरो से कहा कि स्वामी विवेकानंद यहाँ सम्मेलन में इकट्ठे हुए सभी विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर प्रवेश पत्र दिया जाए। प्रोफेसर राइट ने शिकागो जाने के लिए स्वामी जी का रेल टिकट बुक करवाया और साथ में वहाँ उनके रहने व खाने पीने का प्रबंध किया। दुर्भाग्यवश स्वामी विवेकानंद से रेल यात्रा के दौरान प्रवेश पत्र गुम हो गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद का लेडी G.W. हेल से परिचय हुआ। उन्होंने स्वामी जी को धर्म संसद के स्थान पर पहुंचाया और उनका पूर्वी देशों की प्रतिनिधियों के साथ स्थान ग्रहण करवाया। ये चित्र 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर दिया गया है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो के कोलंबस हाल में धर्म संसद की शुरुआत हुई। विश्व के धार्मिक नेता उसी शाही को स्वामी विवेकानंद के भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रथम संबोधन में अमेरिकन बहनों और भाइयों कहा तो श्रोतागण लंबे समय तक तालियां बजाते रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण स्पष्ट व प्रत्यक्ष भाषा में दिया, जिसमें धर्म संसद में उपस्थित सभी लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में अनेकों भाषण दिए और इससे उनको पश्चिमी जगत में लोकप्रियता प्राप्त हुई। अमेरिका के समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद धर्म संसद का सबसे श्रेष्ठ प्रवक्ता था और ऐसे विद्वानों के राष्ट्रों में ईसाई मिशनरियों को भेजना हमारी मूर्खता है। अपने भाषण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्याओं की ओर पश्चिमी जगत का ध्यान आकर्षित किया। अमेरिकी लोगों के निमंत्रण पर स्वामी जी ने जगह जगह भाषण दिया और अमेरिकन विद्वानों के मन में पूर्वी दर्शन के विभाग और कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के नेतृत्व करने की पेशकश की गई।
लेकिन उन्होंने अपने आप को सन्यासी बता करके इस तरह की जिम्मेदारी वहन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड की यात्रा की। ब्रिटिश समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की तुलना राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और गौतम बुद्ध से की। इंग्लैंड में बहुत से गिरजाघरों के प्रमुखों द्वारा स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद मिस मार्गरेट नोबल से मिली, जो बाद में उनकी शिष्य बनी और बहन निवेदिता कहलाई। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार शुरू किया। 6 दिसंबर 1895 को स्वामी जी इंग्लैंड से वापस अमेरिका गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन्होंने कर्म योग और भक्ति योग पर कई व्याख्यान दिए। इंग्लैंड में मिस वाल्डो उनकी शिष्या बनी। स्वामी जी के भाषणों से प्रभावित होकर अनेक अमेरिकन पुरुष और महिलाएं स्वामी जी के शिष्य बन गए। फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वेदांत दर्शन पर भाषण दिया। अप्रैल 1896 में स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक व्याख्यान जारी रखने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। इंग्लैंड में पहुंचकर उन्होंने हर सप्ताह वेदांत दर्शन पर 5 व्याख्यान प्रस्तुत किए। इंग्लिश विद्वान मैक्स मुलर भी स्वामी जी के आध्यात्मिक विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। स्वामी जी इसके बाद इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड की यात्रा की। अगस्त 1896 में जर्मन कील यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल ड्यूसेन भी स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें आमंत्रित किया गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने का निश्चय लिया। 1897 में वो देश वापस आए और देश में उनका जोरदार स्वागत हुआ। कलकत्ता पहुंचने पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक की। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सामने देश की विभिन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और इन समस्याओं के समाधान के लिए उनका आह्वान किया। 5 मई 1897 को मानवता की सेवा के लिए उन्होंने सभी शिष्यों ने मिलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक भारतीय क्षेत्र के लिए, दूसरा पश्चिमी जगत की जागृति के लिए। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष व स्वामी विवेकानंद व स्वामी ब्रह्मानंद को उपाध्यक्ष बनाया गया। पूरे देश में इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन जागृति का प्रचार प्रसार किया। वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए उन्होंने संयुक्त प्रांत, कश्मीर, बंगाल, असम, राजस्थान, दक्षिण भारत की यात्रा की। हर जगह जाकर उन्होंने मिशन के उद्देश्यों के बारे में आम जनता को विश्वस्त किया और देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उनकी राय जानी। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश में वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए 1899 में अल्मोड़ा के पास मायावती में अद्वैत आश्रम बनाया। उन्होंने प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए देश के केंद्र में यह आश्रम बनाया। 20 जून 1899 को स्वामी विवेकानंद ने फिर विदेश यात्रा आरंभ की। स्वामी विवेकानंद ने बहन निवेदिता और स्वामी तुरानंद के साथ मिलकर सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड, अल्मोड़ा में वेदांत दर्शन के केंद्र बनाए। स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया कि पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने मानवता का विनाश किया। 24 जनवरी 1901 को वे भारत वापस लौटे। इस समय उन्होंने मायावती आश्रम का भ्रमण किया। स्वामी दयानंद विवेकानंद ने दिन रात रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने शिष्यों के साथ लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी रखे और इसी के कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। वह मधुमेह और फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित हो गए।
कार्य करने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने शिष्यों को सौंप दी और अंत में 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय से, जीवन इतिहास से, जीवन संघर्ष से, एक शिशु के रूप में, एक किशोर के रूप में, एक युवा के रूप में, एक बुजुर्ग के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका जीवन दर्शन जो है जिसका आज हमने अध्ययन किया। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।